Assalamu alaikum, Iraj. Can you hear me? Hello. I'm sorry, मैं चला गया था. Okay, no problem. Please read a responsibility center. Okay, miss. A responsibility center is a function of department of an organization that is headed by a manager who has direct responsibility for its performance. Right. हमने पिछली कोई किसी चैप्टर में पढ़ा था सेंटर किसे कहते हैं. It's basically it can be a unit, it can be an office, it can be a product, it can be anything, it can be a function. कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो यहाँ पे बात हो रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर ऐसा डिपार्टमेंट या फंक्शन है इदारे का जहां पर मैनेजर के सर पे कोई एक मैनेजर अपॉइंटेड है और उसके सर पे जिम्मेदारी है कि उसने फला फला परफॉर्मेंस या फंक्शन करना है. तो इसको हम कहते हैं Right. रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर. अब आइए. कॉस्ट सेंटर. व्हाट इज अ कॉस्ट सेंटर? पढ़ें. A cost center is any section of an organization to which costs can separately attributed. सो बेसिकली अगेन सेंटर हमने समझा कि उसको यूनिट को भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट को भी कह सकते हैं, ऑफिस को भी कह सकते हैं. तो जब कॉस्ट सेंटर की बात हो रही है तो समझ जाओ कि भाई ऐसी कोई जगह जहाँ पे कॉस्ट से रिलेटेड काम हो रहा है, जहाँ पे कॉस्ट आइडेंटिफाई की जा सकती है सेपरेटली. ठीक है. Right. तो दैट इज कॉल्ड अ कॉस्ट सेंटर. अब देखें आप यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है सर्विस, लोकेशन, फंक्शन, एक्टिविटी, आइटम ऑफ इक्विपमेंट. कुछ भी हो सकता है एक सेंटर ना, लेकिन जिस पे कॉस्ट आप लगा सकते हो, कॉस्ट एलोकेट कर सकते हो, उसको हम कॉस्ट सेंटर कहते हैं. कॉस्ट सेंटर कैन बी अ डिपार्टमेंट, अ मशीन, अ प्रोजेक्ट, अ न्यू प्रोडक्ट, अ पर्सन. नेक्स्ट प्रॉफिट सेंटर. पढ़िए. A, prof- a profit center is any section of an organization to which both revenues and costs are assigned so that the profitability of the section may be measured. हम्म. सो प्रॉफिट सेंटर नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पे कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट्स असाइन किया जा सके. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू की बात हो रही है और कॉस्ट की बात हो रही है. तो रेवेन्यू और कॉस्ट जब आप माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा. राइट. सो इट्स अ सेंटर वेयर रेवेन्यूज एंड कॉस्ट कैन बी असाइंड. नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ प्रॉफिट सेंटर में सेल्स डिवीजन सेलिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स, सर्विस डिवीजन प्रोवाइडिंग सेल्स आफ्टर सेल सर्विस, individual shops in retail chain, local branches in a regional or nationwide distribution business, geographical region, that is a country or group of countries, a team or individual sales team, team of equipment installers. तो ये सब प्रॉफिट सेंटर्स के एग्जाम्पल हैं. अब आइए इन्वेस्टमेंट सेंटर. व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट सेंटर? पढ़िए. An, an investment center is a center which has additional responsibilities for capital investment. ठीक है. यहाँ पे कौन सी चीज आ गई? कैपिटल इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी सेंटर, जो भी डिपार्टमेंट, जो भी फंक्शन, जो भी पर्सन काम कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट सेंटर. अब आइए. छोटा सा सवाल है, ट्राई कीजिए. नहीं, तो टाइम चाहती हूँ. ए. ए. लेट्स सी. Yes. द करेक्ट आंसर इज डी.
Information system would use investment centers to provide useful information for which of the following, यानी इन्वेस्टमेंट सेंटर के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन यूजफुल रहेगी? तो ए में तो सुपरवाइजर ऑफ द अकाउंट्स पेबल सेक्शन ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ अ लार्ज चैरिटी, सुपरवाइजर है जो, उसके बारे में आपको मालूमात चाहिए। या वन ऑफ द थ्री डिविजनल मैनेजर्स फॉर अ ट्रेडिंग कंपनी के बारे में, या पर्सनल मैनेजर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, या स्विमिंग पूल मैनेजर विद अथॉरिटी अथॉरिटी टू बाय नॉन करंट एसेट्स अप टू 50,000। तो नॉन करंट एसेट्स जो बाय कर सकता है, जिसके पास ये अथॉरिटी है, मतलब वो इन्वेस्ट कर सकता है, यस और नो? Yes. तो इसलिए इसका आंसर डी है। अब आइए परफॉर्मेंस मेजरमेंट। Performance measurement aims to establish how well something or somebody is doing in relation to a planned activity. हम्म। Performance measurement aims to establish how well something or somebody is doing in relation to a planned activity। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने कुछ महीनों पहले डिसाइड किया कि मुझे ACCA स्टार्ट करना है, ठीक है? और आपने कहा कि हाँ मैं 3 मंथ्स के अंदर अंदर पहले 2 पेपर्स क्लियर कर लूँ। तो फॉर एग्जाम्पल वो 3 मंथ्स गुजर चुके हैं और आप चौथे महीने में खड़े हो, तो आप पीछे पलट के तो देखोगे ना कि मैंने क्या किया। मैंने जो सोचा Yes, था, मैंने जो प्लान किया था, क्या मैंने प्लान के मुताबिक मूव किया? क्या मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ? क्या मेरी स्ट्रैटेजी सही थी? क्या मैं, मेरा गोल अचीव हो सका? क्या मैंने क्लियर कर लिए 2 पेपर्स इतने अरसे में? तो what are you going to do? You're going to measure your performance. So performance measurement, इट ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होती, ये इदारे के लेवल पे भी होती है। कि इदारे ने भी एक प्लान बनाया हुआ होता है। जनवरी के महीने में उसने एक प्लान बनाया और उसने कहा कि मैं 6 महीने के अंदर अंदर 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लूंगा और 10,000 सेल कर लूंगा। एंड देन ही yes, हैज टू लुक बिहाइंड एंड देन मेजर कि क्या वो ये कर सका। उसको अपनी परफॉर्मेंस मेजर करनी होगी, और सिर्फ अपनी नहीं, अपने इदारे में अलग अलग डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस, अलग अलग पर्सनल की परफॉर्मेंस, अलग अलग प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, अलग अलग फंक्शंस की परफॉर्मेंस। तो वो सब मेजर करेगा, और वो मेजर करने के लिए उसके पास कुछ टूल्स होने चाहिए कि वो किस बेस पे मेजर कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ठीक है? अब आपने यहाँ पे अपना जो पर्सनल प्लान है वो मेजर किया कि क्या मेरा अचीव हुआ, यानी कि क्या मेरे पेपर्स निकल गए। तो बेसिकली आपने ये yes, देखा कि मेरे पेपर्स निकले या नहीं निकले, क्या मैंने एग्जाम अटेम्प्ट किया या नहीं किया, या अभी तक मैंने एग्जाम नहीं दिया। तो यू आर गोइंग टू मेजर अकॉर्डिंगली। यहाँ पे इदारे में क्या होगा, बहुत तरह से मेजरमेंट होती है। एक आपका होता है कि गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? यूनिट वाइज यानी मैंने सोचा कि 10,000 यूनिट्स मैं प्रोड्यूस करूंगा और प्रोड्यूस करके सेल करूंगा, तो क्या ये प्रोड्यूस हुए, नंबर 1? क्या ये सेल हुए, नंबर 2? गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ? नंबर 2, गोल रिलेटेड टू प्रॉफिट। जितना मैंने सोचा था प्रॉफिट, क्या मेरा उतना प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? फिर नंबर 3, गोल कि मेरे प्रोडक्ट की वजह से मेरी ब्रांड इमेज ऊपर गई या नहीं गई। मेरे मतलब, डिड आई बिकम फेमस इन द कस्टमर्स? डिड कस्टमर्स लाइक माई प्रोडक्ट? क्या मेरी क्वालिटी अच्छी थी या नहीं थी? तो ये डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स पे आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हो। एंड सिंपल सी, जो बहुत सिंपल या सादा बात है, वो ये बात है कि आपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किए बिजनेस करने के लिए, और वो रिसोर्सेज क्या हैं? टाइम, स्पेस एंड फिगर। टाइम, स्पेस और फिगर का इस्तेमाल किए, तो क्या आपने इसको एफिशिएंटली इस्तेमाल किया? क्या आपने इसको इफेक्टिवली इस्तेमाल किया? आपको याद है इन दोनों की डेफिनेशंस क्या है? yes. Effectively जो efficiently जो हम भरपूर तरीके से कोई चीज करते हैं, एंड इफेक्टिवली जिसका हमारा मतलब जो हमारे गोल होता है, जो हमारी डिजायर चीज निकलता है। हाँ, डिजायर्ड गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ? डिजायर्ड गोल अचीव्ड। और एफिशिएंसी? जो काम हम भरपूर तरीके से अंजाम देते हैं। भरपूर तरीके से आपने भरपूर उसका इस्तेमाल किया या नहीं किया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन।
अब आइए, परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए कुछ रेशियोज हैं जो हमें बताए जाते हैं। उन रेशियोज को हम सामने रखेंगे, जिसमें सबसे पहला एफिशिएंसी रेशियो, नंबर टू कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो, एंड नंबर थ्री प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो का क्या मतलब है, पढ़िएगा। The efficiency ratio measures the efficiency of the labor force by comparing equivalent standard hours of work for work produced and actual hours worked. नेक्स्ट, कैपेसिटी। The capacity utilization ratio compares actual hours worked and budgeted hours and measures the extent to which planned utilization has been achieved. नेक्स्ट, द प्रोडक्शन वॉल्यूम। The production volume ratio compares the number of standard hours equivalent to the actual work produced and budgeted hours. राइट। अब इन तीनों का मतलब क्या समझ आया आपको? एफिशिएंसी रेशियो से आप एक्चुअली क्या मेजर कर रहे हो, क्या परफॉर्मेंस में कौन सी चीज देख रहे हो? Labor की performance, हम बेसिकली देख रहे हैं कि लेबर की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का वर्ड जहां भी आ जाए आप समझ जाओ, जब हम रेशियोज या कैलकुलेशन की बात करते हैं तो एफिशिएंसी मींस आवर्स। तो हमें लग रहा था कि हमें क्या लग रहा था, हम जब मार्केट में देख रहे थे तो दूसरी जो लेबर थी दूसरे इदारों की, वो फॉर एग्जाम्पल 1 यूनिट को बनाने के लिए 2 आवर्स का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है। और yes, हमारी जो लेबर है वो 1 यूनिट को बनाने के लिए 3 आवर्स का इस्तेमाल कर रही है। तो ये yes, ऑटोमेटिकली आपको ये लग रहा है ना कि एफिशिएंसी नहीं आ रही, क्योंकि ये 2 घंटे में वही काम कर रहे हैं, हमारी लेबर 3 घंटा लगा रही है। जी, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी हमें पता करनी है कि स्टैंडर्ड या जो मार्केट के मुताबिक हम कितने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, क्या हम भरपूर तरीके से अपने वक्त का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कैपेसिटी का मतलब है कि किसी भी काम की कैपेसिटी कर पाना। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं एज अ टीचर अपनी बात करूं कि मेरी कैपेसिटी है कि मैं एक्सक्यूज मी, मेरी कैपेसिटी है कि मैं एक दिन में बैक टू बैक 6 आवर्स पढ़ा सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। लेकिन क्या मैं रोज 6 आवर्स पढ़ा रही हूँ या मैं सिर्फ 4 आवर्स पढ़ा रही हूँ? तो क्या मैं अपनी भरपूर कैपेसिटी का इस्तेमाल कर रही हूँ या मैं अंडर यूटिलाइज कर रही हूँ अपनी कैपेसिटी को? ठीक है। तो वैसे ही एक लेबर है, उसकी कैपेसिटी में है कि वो 10 घंटे काम कर सकता है बआसानी, मगर क्या वो फैक्ट्री में आके 10 घंटे लगा रहे या वो 8 घंटे काम करके घर भाग रहे? ठीक है। तो okay, उसकी कैपेसिटी क्या है। नेक्स्ट, द प्रोडक्शन वॉल्यूम। प्रोडक्शन वॉल्यूम नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि कितने वॉल्यूम या कितने यूनिट्स बनाए। तो कितने यूनिट्स जो बनाए वो कितने घंटों में बनने चाहिए थे, और एक्चुअल में कितने यूनिट्स बने कितने घंटों में। मैंने 1000 यूनिट्स का सोचा था कि 1000 यूनिट्स तो आराम से बन जाएंगे, मगर क्या रियलिटी में 1000 यूनिट्स बने या नहीं? 1100 बन गए, ज्यादा बन गए, या नहीं 900 बने सिर्फ। तो ये अब हमें देखना होगा कि भाई प्रोडक्शन प्रोडक्शन वॉल्यूम कैसे बन रही है ना। तो अब आपको ये समझ आ गया इसका कॉन्सेप्ट। अब इसके फॉर्मूला पे आते हैं, अपने पास जल्दी से लिख लीजिए। एफिशिएंसी रेशियो इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन divided by actual hours worked. hours of actual production divided by Multiply by 100. mm, 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 okay, Next, capacity utilization ratio. instant, Actual hours worked divided by budgeted hours multiply by 100%. And finally, production okay, volume ratio. Standard hours of actual production divided by budgeted hours
मल्टीप्लाई बाय 100%। This one. ठीक है। अब इस एग्जाम्पल सब लिख लिए सारे फॉर्मूलाज। Yes, yes. ये छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको सामने रखें, फॉर्मूलाज को सामने रखें और उसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। जस्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है और कुछ भी नहीं है। पहले एफिशिएंसी रेशियो फाइंड आउट करें और मुझे Example बताएं इसका 2.1 आंसर। जीरज क्या कह रही हैं आप? ये वाला एग्जाम्पल सही है। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। मैं सर यही पूछ रही थी बस, मुझे लगा दूसरा एग्जाम्पल है। हाँ नहीं, ये वाला, ये वाला। Is efficiency ratio जो 93.75%? क्या कह रही हैं रज? Efficiency ratio जो है वो 93.75%। 93.8%। आ गया। Yes. गुड। अब नेक्स्ट। Next, utilization ratio. जी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। Yes, capacity utilization 109.0. क्या आंसर आ रहा है? 109.09. 109.1%। Yes. ठीक है। नेक्स्ट। प्रोडक्शन वॉल्यूम। Okay. Standard hours. Standard hours. This आंसर आया 102.27। ओके। तो आई होप यहाँ पे क्लियर है कि किस तरह हम फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं। बहुत इजी है, ये मुश्किल नहीं है। अब आइए जरा देखें कि इन सब में एक
रिलेशनशिप है, और वो क्या है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो को जब आप मल्टीप्लाई करोगे एफिशिएंसी रेशियो से, तो उससे आपको प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो मिल जाएगा। तो दिस इज एन इक्वेशन बेसिकली, ये भी आपने पास लिख लीजिए। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी रेशियो विल गिव यू प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो। अब इसमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरह आता है, तो यहाँ पे ट्रिक करता है एग्जामिनर आपको। जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो है उसका फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल आवर्स वर्कड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। ठीक है, हम लिख लेते हैं। Yes. एक्चुअल आवर्स वर्क डिवाइड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी रेशियो का क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड। Standard hours of actual production divided by actual hours worked। ठीक है, Yes. फिर इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन वॉल्यूम का क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय बजटेड आवर्स। Yes. अब आपको एग्जामिनर हो सकता है एक्चुअल आवर्स दे दे, स्टैंडर्ड आवर्स दे दे, और आपसे पूछे कि बजटेड आवर्स फाइंड आउट करो। या ये भी हो सकता है आपको एग्जामिनर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन परसेंटेज दे दे, इसकी भी परसेंटेज दे दे, और आपसे बोले कि एफिशिएंसी रेशियो पता करो। तो यानी कि ये इक्वेशन अगर आपको याद है तो इसमें से कोई भी एक फिगर मिसिंग हो सकती है, और वो मिसिंग आप फिर फाइंड आउट कर लोगे अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो। क्योंकि बाकी सब फिगर्स गिवन हो कि आप उसको पुट करोगे फॉर्मूला में, और जो मिसिंग फिगर है उसको फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, अभी ये देखें, ये सवाल करें। ये प्रोडक्शन वाली बी। द आंसर इज बी, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो। जेड अपॉन वाई, जेड क्या Yes. था? स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस डिवाइड बाय वाई बजटेड आवर्स। तो ये किसका फॉर्मूला है? आपको फॉर्मूला याद होगा तो Okay. ये आपका क्वेश्चन बआसानी हो जाएगा। ठीक है, Yes. अब आइए कुछ और रेशियोज हैं हमारे पास, जैसे कि नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। जल्दी से अपने पास हेडिंग डालिए रेशियोज की और सारे फॉर्मूलाज लिख लीजिए। पहले मैं सारे फॉर्मूलाज लिख पाऊंगी, फिर हम इसकी वर्किंग करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल्स टू Net नेट profit प्रॉफिट, margin is equals to. नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। Okay. नेक्स्ट, ये जो नेट प्रॉफिट है इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। तो आप नेट प्रॉफिट आपने जहां भी लिखा है उसके साइड में ब्रैकेट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लिख लें, क्योंकि ये दोनों सेम ही चीज के नाम है। Okay. नेक्स्ट आइए, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। Okay. Yes. Done. नेक्स्ट, कॉस्ट बाय सेल्स रेशियो। आप सिर्फ सिंपली लिखें कॉस्ट बाय सेल्स रेशियो, और दो एग्जांपल्स लिख लें
कि जिसकी भी वो कॉस्ट बाय सेल्स रेशियो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मेंशन करेगा, तो आपने बस उसको सिंपली क्या करना है, डिवाइड बाय सेल्स। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स, जो भी कॉस्ट है उसको डिवाइड बाय सेल्स का। ओके, जो भी कॉस्ट होगी उसको डिवाइड बाय सेल्स। हाँ एग्जैक्टली वो क्वेश्चन आपको बताएगा कि मटेरियल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो बताओ, लेबर कॉस्ट टू सेल रेशियो बताओ, तो सिंपली लेबर कॉस्ट को डिवाइड कर देना है सेल से। ओके। अब यहाँ पे ये छोटा सा सवाल है, ये कीजिए। मिस फर्स्ट का आंसर डी है। इसका आंसर फर्स्ट का बी। डी डी। डी। ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा है? और मिस टू का आंसर बी है। ओके लेट्स चेक। द फर्स्ट इज डी 23%, सेकंड इज बी 40%। यस। क्लियर, इजी। अब यस। नेक्स्ट रेशियो लिखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE। इसका दूसरा नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। ओके। उसका फॉर्मूला लिखिए, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट कैपिटल डिवाइडेड एम्प्लॉय। बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। ओके। डन। नेक्स्ट, रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम इज इक्वल्स टू PBIT। Residual income is equals to PBIT, profit यस। before interest and tax, PBIT, less notional interest charge, less ये सब notional interest charge on invested capital. मुझे दोबारा रिपीट कर दीजिए। Residual income is equal to profit before interest and tax, जिसका short form है PBIT, यस। divided by यस। लेस, सॉरी लेस करना है, डिवाइड नहीं करना, लेस नोशनल इंटरेस्ट चार्ज फॉर इन्वेस्टेड कैपिटल। लेस नोशनल इंटरेस्ट चार्ज फॉर इन्वेस्टेड कैपिटल। ओके। ये सवाल है, कीजिए। सिंपली आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेसिडुअल इनकम, फॉर्मूला आपको ऊपर गिवन है, PBIT गिवन है, नोशनल इंटरेस्ट चार्ज 11% गिवन है। इंटरेस्ट चार्ज 11% ऑफ व्हाट, ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, 5,55,000।
वो सारी चीजें आपको गिवन। कैपिटल एम्प्लॉयड से आपने जो बताया था उसमें इंटरेस्ट चार्ज वही है। क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड जो है एक बार दोबारा से बताइएगा। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं क्या पूछ रही हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो स्क्रीन पे लिखा हुआ है आपके पास बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड 5,55,000। सी, करेक्ट। सी इज द आंसर। ठीक है। आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। ये नेक्स्ट सम है, रेसिडुअल इनकम। जल्दी से फाइंड आउट कीजिए। हो गया। यस, आंसर इज 60,000। ओके, लेट्स सी। आंसर इज डी, 60,000। कैसे निकाला? नेट प्रॉफिट लेस नोशनल इंटरेस्ट। नोशनल इंटरेस्ट में क्या चीजें आती है कि आपको परसेंटेज, नोशनल इंटरेस्ट परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ डायरेक्टली तो नहीं लिखा हुआ, तो हम किसको लेंगे? नॉन करंट एसेट प्लस नेट करंट एसेट। नॉन यस, करंट एसेट प्लस नेट करंट एसेट, और फिर उसका 10% हम निकाल लेंगे नोशनल यस। इंटरेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। लिखिए, एसेट टर्नओवर is equals to इक्वल्स टू sales, sales divide by
कैपिटल एम्प्लॉयड। एसेट डन। टर्नओवर इज इक्वल्स टू सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। और डन। ये क्या मेजर करता है? हाउ एफिशिएंटली द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर बीइंग यूज्ड। इदारे के एसेट्स किस कदर एफिशिएंटली इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं, दैट्स ऑल, ये हमें ये बताता है एसेट टर्नओवर। अब देखिए, ओके। इस ये इक्वेशन भी लिखिए। ये इक्वेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन आरओसीई, एसेट टर्नओवर, एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन। आरओसीई इज इक्वल्स टू एसेट टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय ROC। ROCE is equals to asset turnover multiply by net profit margin। बाय नेट प्रॉफिट मार्जिन। ओके। तो आपके पास देखें नीचे ये जो फॉर्मूलाज हैं, इस तरह इसको प्लेस करें। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू सेल्स रेवेन्यू डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट बाय सेल्स रेवेन्यू। अब एग्जामिनर कुछ भी दे सकते हैं आपको। सेल्स रेवेन्यू गिवन होगा, नेट प्रॉफिट गिवन होगा, और आपसे पूछेगा कि भैया कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ कितना है। तो आपके पास जब बाकी फिगर्स हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना आपके लिए आसान होना चाहिए। और ये तभी आसान होगा जब आपको ये इक्वेशन याद रहेगा एग्जाम में। अब ये देखिए, ये छोटा सा एग्जाम्पल है। आपको ये तीनों चीजें गिवन है, सेल्स रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये तीनों फिगर्स को सामने रखते हुए आप आरओसीई, नेट प्रॉफिट मार्जिन और एसेट टर्नओवर निकाल सकती हैं।
ओके, एसेट टर्नओवर आपका 1.8 आ रहा है। यस, इट इज 1.8, करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट है। आरओसी निकालें। सर आ गया, मैंने आपको चैट बॉक्स में दिया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.2 है और जो आर ओ सी है वो है 16.56। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो दोनों करेक्ट आ गए, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ एंड लेट्स मूव अहेड। आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एसेट टर्नओवर और नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो आपको आरओसी मिलना चाहिए। इससे आप वेरीफाई भी कर सकते हो अपना आंसर एग्जाम में। और बस यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट है। क्विक क्विज कीजिए जल्दी से, फर्स्ट क्वेश्चन का डी। आंसर। सेकंड। व्हाट इज द एम ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट?
to obtain evidence in order to dismiss someone, to establish how well something or somebody is doing in relation to a planned activity, to collect information occur to our B. नेक्स्ट। Quantitative measures are expressed in numbers, whereas qualitative measures are not. Is this true? Huh? मिस ये 3 नहीं आ रहा। 3 में इज दिस ट्रू और फॉल्स, बस ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है। Quantitative measures are expressed in numbers, whereas qualitative measures are not. True. वेरी गुड। अब ये क्या है क्वांटिटेटिव मेजर और क्वालिटेटिव? देखो, अब अगर मैं बात करूं, जैसे एक कंपनी है और वो मार्कर्स बना रही है, ठीक है। तो जो मार्कर्स बना Yes. रही है, अब वो उसकी जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है वो ये सोच रही है, वो ये देख रही है कि भाई मुझे महीने के 10,000 मार्कर्स बनाने हैं और बेचने हैं। अगर तो 10,000 उसके सेल हो गए, मतलब उसने गोल अचीव किया, वेरी गुड। और अगर नहीं, Yes. और अगर नहीं सेल हुए तो मतलब उसने गोल अचीव नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गया Yes. क्वांटिटेटिव मेजर, क्वांटिटेटिव जिसको आप क्वांटिटी में गिन सकते हो, चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे वो यूनिट वाइज हो, क्वांटिटी उसकी है कोई, आप उसको नंबर्स में कंपेयर कर सकते हो और गिन सकते हो। Yes. लेकिन अब ऑन द अदर हैंड हम एक एग्जांपल लेते हैं एक रेस्टोरेंट की। तो रेस्टोरेंट इज ऑल्सो अ बिजनेस, लेकिन रेस्टोरेंट Yes. की परफॉर्मेंस मेजरमेंट किस बेस पे ज्यादा पता लगाई जाएगी कि उस रेस्टोरेंट में उसकी मिलने डिश वाले होगी। खाना जो है उसका टेस्ट कैसा है। उसके Yes. उसके टेस्ट के लिए लोग आ रहे हैं ना दूर दूर से खाने के लिए, खा और उसका Yes. सुना है, नाम सुना है। तो क्या उसको नंबर्स में मेजर किया जा सकता है उसके टेस्ट को? नहीं, उसकी क्वालिटी देखी जाएगी, वो कितना अच्छा है कितना नहीं। एग्जैक्टली exactly। और नंबर्स में आप उसको मेजर कर ही नहीं सकते। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर तुम और मैं हम गए हैं उस रेस्टोरेंट में बिरयानी खाने के लिए, तो हो सकता है Yes. मैं जब वो बिरयानी खाऊं तो मैं बोलूं वाह बहुत अच्छी है, आउट ऑफ द वर्ल्ड। और आप जब वो चखो तो आप बोलो छी, आपको ये कैसे पसंद आ रही है मैमिशा, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इससे करोड़ों गुना अच्छी तो हमारी कराची की मदनी बिरयानी। ठीक है। तो Yes. तो अब Yes. ये क्या हो गया, ये सब्जेक्टिव हो गया। आपके लिए जो चीज अच्छी है वो मेरे लिए नहीं है, जो मेरे लिए अच्छी है वो आपके लिए नहीं है, तो ये सब्जेक्टिव हो गया मैटर। इसको आप नंबर Yes. से तो मेजर कर ही नहीं सकते। Yes. तो इसको हम क्वालिटेटिव मेजर्स कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला सवाल कीजिए। ROCE, the pro- profit capital, A, A, A upon B. Uh, uh, First ROCE upon B. ROCE में क्या है, ए अपॉन बी। ठीक, Yes. ठीक है। नेक्स्ट प्रॉफिट मार्जिन। और वो A upon C. वेरी गुड। अब आपके आंसर चेक कर लेते हैं। मिस लास्ट है क्या? लास्ट क्वेश्चन बताएं। अच्छा, which one of the following is the correct formula for asset turnover? Sales upon capital employed. Sales हम्म। upon A. ओके, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है आपका, और फोर्थ और फिफ्थ सारे करेक्ट आंसर्स हैं, वेरी गुड। ठीक है। Yes. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ये वाला चैप्टर हम शुरू नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। Okay. चैप्टर 6, कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट डी। ठीक है, हम यहाँ से शुरू करेंगे अगली क्लास में इंशाल्लाह, और कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीक हमारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो Okay. अब आप समझिए Smith. हमारी थोड़ी सी क्लासेस रह गई हैं, बमुश्किल 4 या 5 क्लासेस,
रह गई हैं। हम हाफ कोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप चाहें तो अपनी रजिस्ट्रेशन एसीसीए में करवा सकते हैं। करवा लें तो अच्छा है, ओके। क्योंकि उसको प्रोसेस होने में भी 3 वीक्स लग जाएंगे। तो मीनवाइल हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, टेस्ट और मॉक्स वगैरह भी लाइंड अप हो जाएंगे। सही मिस। ठीक है। चलो, कोई क्वेश्चन, कोई मिस क्वेरी है? ये मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, मतलब इस सब्जेक्ट से बाहर का। पूछें। मिस मेरे जहन में एक ऐसी सवाल आ रहा था कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो जो है वो नोट जो है ना, वो नोट छापता है। तो हम्म। बस मैं सोच रही थी कि जब हमारा पाकिस्तान आईएमएफ से कर्जा लेता है वो डॉलर्स के अंदर, तो हम लोग मतलब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से नोट क्यों नहीं छपवा सकते? कि हम मतलब उससे हमें कर्जा लेने की क्यों जरूरत पड़ी, हम उससे क्यों नहीं पूरा कर सकते? ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, होता ये है कि आप जो प्रिंटिंग है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मनी प्रिंटिंग, मनी यस। मनी प्रिंटिंग आप ऐसे कर ही नहीं सकते हो। आपको मनी प्रिंटिंग करने के लिए पीछे बैकअप में उतनी ही मालियत का सिक्योरिटी चाहिए। और वो सिक्योरिटी, मतलब बिल्कुल जब नया नया पैसा इजाद हुआ था तो वो सिक्योरिटी, वो रिजर्व था गोल्ड। यानी कि अगर आपके गवर्नमेंट के पास गोल्ड है, जितनी मालियत का गोल्ड है उतनी मालियत का आप प्रिंटिंग कर सकते हो। ठीक है, यस। आप प्रिंट कर सकते हो। और अगर पीछे बैकअप पे रिजर्व में गोल्ड नहीं है तो फिर आपको कोई अथॉरिटी नहीं है पैसा प्रिंट करने की। तो अब होता यह है कि जब आईएमएफ से कर्जा लिया जाता है तो समझो कि रिजर्व के तौर पे जो गोल्ड इस्तेमाल होना था अब वो डॉलर है। तो बैक एंड पे आपके पास डॉलर है, तो अब आप प्रिंट कर सकते हो पैसा, अपना रुपया। ठीक है। ओके, गोल्ड की जगह डॉलर होते हैं तो फिर हम पैसा प्रिंट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सही। ये सिलसिला रहता है। ओके मिस। यानी कि बैकग्राउंड पे या बैकअप पे आपके पास या तो कोई ऐसा एसेट हो जिसकी मालियत हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल पाकिस्तान बहुत शद्दोमत से लगा हुआ है कि हमारे पास ऑयल रिजर्व्स निकल आए ग्वादर से और बलूचिस्तान में। हालांकि बहुत सारे रिजर्व्स हैं, क्योंकि अगर वो निकल आएगा ना तो समझो कि फिर वो रिजर्व होगा कि हमारे पास इतने का ऑयल है, तो हम प्रिंट कर सकते हैं पैसा। हमारे पास तो फिर हमारी रुपीस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वो तो ऑयल निकलेगा तो हमारी करेंसी स्टेबल होने लगेगी। सही। ठीक है, लेकिन वही बात है, ऑयल निकलता है बट कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान ग्रो हो। तो वो दबा देते हैं इस न्यूज़ को, या फिर वो निकालने के जो इक्विपमेंट्स और चीजें होती हैं वो पहुंचने ही नहीं देते। ठीक। सही मिस। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। कोई और चीज हो तो जरूर पूछिएगा। अपना ख्याल ओके रखिए। मिस। अल्लाह हाफिज। हाफिज।